अध्याय 25। ट्रांग लेकयेन मुस्कुराते हुए पास आई। कुछ देर के लिए थिएन उई नगी के पास रुकी जो घुटनों के बल बैठी थी, और मंडप में लोगों से मुस्कुराते हुए कहा, आप बहनें वास्तव में उत्साही हैं। यहाँ आकर चाय पिए। शाही उपपत्नी थुक खड़ी हुई और ट्रांग लेकयेन के पास गई, उसे मंडप में जाने में मदद की। थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हमने सोचा था कि आप गर्भवती थी और चाय पीना आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन हम भूल गए कि अगर आप महल में रहीं तो आपको असहज महसूस होगा। हम पर्याप्त विचारशील नहीं थे। महाराज, शाही कुलीन संगिनी, आप बहुत दयालु हैं। ट्रांग लेकयेन ने खड़े होकर सलाम करने का नाटक किया, लेकिन शाही कुलीन संगिनी थुक को उसे रोकते देख वह जिद नहीं करती, बस शाही कुलीन संगिनी न्हू के दाईं ओर बैठ गई। महल की नौकरानी द्वारा उसके सामने रखे गए कस्टर्ड के कटोरे को स्वीकार कर लिया और शाही कुलीन संगिनी थुक को देखकर मुस्कुराई। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, शाही कुलीन संगिनी। न्हूफी ने दो लोगों को आगे पीछे जाते हुए देखा, बिना कुछ कहे सिर्फ चाय पकड़े हुए उन दोनों लोगों के विनम्र होने का इंतजार करते हुए बोलने से पहले, चियूफी भी आज टहलने के लिए बाहर आना चाहता है। बाहर की ओर इशारा करते हुए ट्रांग लेकयेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा अच्छा मौसम मिलना दुर्लभ है, बाहर घूमने जाना अच्छा है। न्हूफी ने सिर हिलाया। समय समय पर टहलने के लिए बाहर जाना, थोड़ी धूप और ताज़ी हवा लेना भी भ्रूण के लिए अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपपत्नी न्हू, जो कभी गर्भवती नहीं हुई, वह जानती होगी कि गर्भावस्था की देखभाल कैसे की जाती है। तू नगीतो ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में रखैलों से कहीं बेहतर है। शाही उपपत्नी न्हू ने अपनी पलकें नीची कर ली। उपपत्नी तो की ओर न देखते हुए केवल धीरे से कहा, हालांकि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं भी कुछ चीजें जानती हूँ जो आम लोग जानते हैं। उपपत्नी तो बहुत दयालु है। क्या इसका मतलब यह है कि उसका दिमाग सामान्य लोगों जितना अच्छा नहीं है? उपपत्नी सू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन अपनी हीन स्थिति के कारण वह अपना गुस्सा दूसरे पक्ष पर नहीं निकाल सकती थी। इसलिए वह केवल शाही उपपत्नी शू की ओर देख सकती थी, अपनी बड़ी बहन की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके। शाही उपपत्नी सू के मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर बेहद क्रोधित थी, लेकिन वह केवल अपने असंतोष को दबा सकती थी और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी यह चचेरी बहन भोली है और विनम्र होना नहीं जानती। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने उपपत्नी तो की ओर देखा, तुम जल्दी से शाही उपपत्नी न्हू से माफी क्यों नहीं मांगती? हालांकि उपपत्नी तो दूसरों के खिलाफ साजिश रचने में अच्छी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा शाही उपपत्नी थुक की बात सुनती थी। यह देखकर वह केवल असहाय होकर माफी मांग सकती थी, लेकिन उसका दिल अभी भी अनिच्छुक था। आजकल महल में उच्च पद वाली रखैलें कम होती जा रही हैं। वह पहले से ही एक ऐसी शख्सियत है जिसकी चापलूसी निम्न पद वाली रखैलें कर सकती हैं। अब उसे न्हूफी से माफी मांगनी होगी, चाहे कुछ भी हो, उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। इसे भूल जाओ। महल में हर कोई उपपत्नी टू के स्वभाव को जानता है। मैं एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ जो इसे जाने नहीं दूंगा। उपपत्नी नू ने उदासीनता से बात की। हालांकि उसके मुंह से कहा गया कि यह ठीक है, उसके कार्यों से पता चला कि उपपत्नी तो उसके ध्यान के लायक नहीं थी। ट्रांग लेकयेन ने देखा कि उपपत्नी तो की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक भद्दी होती जा रही थी। उपपत्नी नू को देखने वाली उसकी आंखें अधिक से अधिक प्रशंसात्मक होती जा रही थी, तो बहनों को शर्मिंदा करने में सक्षम होने के लिए, जबकि अभी भी उपपत्नी की स्थिति पर मजबूती से बैठी हुई थी, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे सम्राट महत्व देता हो। वह मुस्कुराई और बोली, कुछ दिन पहले भारी बारिश हुई थी। मैंने सोचा था कि मौसम धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा,
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मौसम इतना साफ होगा। नूफी ने अपने होठों को सिकोड़कर ट्रांग लेक येन की ओर देखा, एक सूखी खुबानी उठाई और उसे अपने सुंदर चेरी वाले मुंह में डाल लिया। चाहे मौसम कितना भी उदास क्यों न हो, हमेशा एक उज्जवल दिन होगा। उसकी नज़र फिर से थीन उई नगी पर पड़ी। मेरे जैसा व्यक्ति बहुत सीधा है। अगर कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं अपने गर्म स्वभाव को दबा नहीं पाऊंगा। बहन का व्यक्तित्व स्वतंत्र और सहज है। मैं वास्तव में उससे ईर्ष्या करता हूँ। ट्रांग लेक येन ने भी नूफी के शब्दों की सराहना की। हालांकि उनका शीर्षक नू था, लेकिन उनकी कार्यशैली को बिल्कुल भी नरम नहीं माना जा सकता था। ऐसे व्यक्ति को महल में एक दुर्लभ, सीधा और ताज़ा चरित्र माना जा सकता है। सौभाग्य से उसे अभी भी पवित्र आत्मा का संरक्षण प्राप्त है, अन्यथा यह स्पष्ट और ताज़ा पक्ष अब तक कायम नहीं रह पाता। जीवन केवल कुछ दशक का है। यदि आप अपनी आंखों के सामने सुखों का आनंद ले सकते हैं तो आपको उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। नूफी ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, एक आकर्षक रूप दिखाया जो किसी और के पास नहीं था। थीन उई नगी मंडप में बैठे 4 लोगों की बातें सुन रही थी। वह केवल अपने निचले होंठ को काट सकती थी। अपने होंठ को तब तक काटती रही जब तक कि वह फट न जाए, लेकिन फिर भी जाने नहीं दे रही थी। उसने पहले कभी इस तरह से नफरत नहीं की थी। महल के क्रूर लोगों से घृणा करती है, उसके माता पिता से घृणा करती है जिन्होंने बेरहमी से उसे महल में भेजा, तथा सम्राट से भी घृणा करती है क्योंकि वह उसके प्रति निर्दयी है। वह दूसरों से अधिक उपकार की इच्छा नहीं रखती, केवल एक ईमानदार व्यक्ति के साथ बुढ़ापे तक साथ रहने की इच्छा रखती है। लेकिन जिस क्षण से वह इस हरम में आई, वह अब उसकी नहीं रही। बादशाह भी उसके प्रति कोमल और स्नेही था, फिर वह पलक झपकते ही क्यों बदल गया। सम्राट हृदयहीन है, यह बात वह बहुत पहले ही समझ गई थी। उसे यह समझने के लिए आज तक इंतजार नहीं करना पड़ा। सम्राट के पास उसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। ये महिलाएं स्वभाव से दुष्ट होने के बावजूद अभिनय में निपुण थी, जिसके कारण सम्राट को उनकी याद आती थी। यह सोचते हुए उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उसकी ईमानदारी उनके झूठे स्नेह से कहीं कम थी। कुछ लोग एक साथ बैठे और एक और दौर के लिए चाय पी। ट्रांग लेक येन ने थिएन उयेन नगी पर नजर डाली जो अभी भी चुपचाप घुटनों के बल बैठी थी। आम तौर पर थिएन उयेन नगी का उसके साथ ज्यादा रिश्ता नहीं था, लेकिन किसी कारण से वह हमेशा इस व्यक्ति को नापसंद करती थी, शायद तथाकथित असंगत स्वभाव के कारण। कभी-कभी उसे लगता था कि शाही उपपत्नी नू जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहस करना शाही उपपत्नी थिएन जैसे किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने से बेहतर है। थोड़ा निराश महसूस करते हुए ट्रांग लेक येन खड़ी हो गई। वैन तिच, जो चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी, उसके पास आई और ध्यान से उसका हाथ सहारा दिया। सम्राट द्वारा भेजी गई 2 नई मामा भी करीब चली आईं। अन्य महल की नौकरानियां और किन्नर सभी तनाव में थे, मानो वे लड़ने के लिए तैयार हों। शाही उपपत्नी टू ने इस युद्ध गठन पर नाखुश होकर भौहें सिकोड़ी, लेकिन अपनी निम्न स्थिति के कारण उसके पास खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विदाई के शब्द उसके मुंह तक पहुंचने से पहले ट्रांग लेक येन ने कुछ दूर पर ताली बजाने की आवाज सुनी। सम्राट आ गए हैं। सबके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। नूफी का चाय का प्याला थामे हाथ एक पल के लिए रुक गया, फिर जल्दी से उसे नीचे रख दिया और क्रॉस का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। थिएन उई नगी जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, थोड़ा हिली। उसका सिर और भी नीचे झुका। एक आंसू पत्थर के फुटपाथ पर गिरा, बेहद अकेला और विशिष्ट। फोंग कैन करीब गया। उसने देखा कि ट्रांग लेक येन मंडप के सामने पत्थर की सीढ़ियों पर खड़ी एक महल की नौकरानी का हाथ पकड़े हुए है। जल्दी से कुछ तेज कदम उठाए
धीरे से उसका हाथ थामा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अगर तुम गलती से गिर गई तो क्या होगा? यह कहने के बाद वह उन दो नौकरानियों की ओर मुड़ा जिन्हें उसने अभी अभी पुरस्कृत किया था। मैंने तुमसे रानी की अच्छी तरह से सेवा करने को कहा था। क्या तुम उनकी सेवा ऐसे ही करती हो? चांग लेक येन ने दोनों नौकरानियों को डर के मारे घुटनों के बल बैठे देखा और नाराज गी से कहा, महाराज, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भविष्य में घर से कैसे बाहर निकल पाऊंगी? इतना सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों नौकरानियों ने बहुत लगन से सेवा की है और मैं तो चाहती थी कि आप उन्हें इनाम दें। आपने उन्हें देखते ही क्यों डांटा? दोनों दासियां यह नहीं समझ पाईं कि शाही उपपत्नी चियू उनकी ओर से बोल रही थी। हालांकि वे लगातार झुककर माफी मांगती रहीं, लेकिन उनके दिलों का डर कुछ हद तक कम हो गया था। पिछले कुछ दिनों में शाही उपपत्नी चियो की सेवा करते हुए दोनों महिलाओं ने देखा कि सम्राट शाही उपपत्नी चियो को कितना महत्व देते थे। इसलिए जब शाही उपपत्नी चियो ने उनके लिए बात की तो वे बहुत आभारी थी। ठीक है, ठीक है। फोंग कैन ने देखा कि ट्रांग लेक येन बोल चुकी है, इसलिए उसने दोनों नौकरानियों को खड़े होने के लिए हाथ हिलाया, फिर ट्रांग लेक येन को कुर्सी पर बैठने में मदद की। उसने पलटकर देखा कि बाकी लोग अभी भी झुके हुए थे और हल्के से कहा, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, आप तीनों भी बैठ सकते हैं। शाही उपपत्नी थुक को बहुत असहज महसूस हुआ। क्या सम्राट कभी उसके प्रति इतना उदासीन रहा था? उसने कृतज्ञता से मुस्कुराहट को मजबूर किया, एक तरफ बैठ गई। उसकी आंखें पहले से ही धुंधली थी। शाही उपपत्नी न्यू हमेशा की तरह अलग नहीं थी। बैठने के बाद उसने बस गर्म चाय का प्याला उठाया और शांति से उसे पी लिया। वह वास्तव में जानना चाहती थी, इस बार सम्राट गलती से गुजर रहा था या थिएन उई नगी का समर्थन करने के लिए यहाँ आया था। हाल ही में फोंग कैन अच्छे मूड में था। एक पल के लिए ट्रांग लेक येन के हाथ को देखा, मुस्कुराया और कहा, मैंने शायद ही कभी आप दोनों को एक साथ बैठकर चाय पीते हुए देखा हो। महाराज के पास करने के लिए 1001 काम है। आपको कैसे पता कि हम बहनें कब एक साथ बैठकर खेल सकती हैं? शाही उपपत्नी थुक हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों के कोने ने ट्रांग लेक येन के हाथ को पकड़े हुए उसके हाथ पर नजर डाली। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और वह अपनी सीट पर वापस बैठ गई। आज मौसम अच्छा है, हर कोई टहलना चाहता है। थोड़ा टहलना भी अच्छा है। फोंग कैन ने सिर हिलाया और चाय का प्याला ट्रांग लेक येन की ओर बढ़ा दिया। इससे पहले कि ट्रांग लेक येन उसे लेने के लिए आगे बढ़ता, उसने उसे वापस ले लिया। मैं भूल गया था कि अब तुम चाय नहीं पी सकते। बोलने के बाद उसने चाय का प्याला नीचे रखा और केक, अखरोट और मूंगफली से भरी एक प्लेट ट्रांग लेक येन के सामने रख दी। मैंने शाही चिकित्सक से सुना है कि हर दिन थोड़ी मूंगफली या अखरोट खाना आपके लिए बहुत अच्छा है। केक बहुत ही नाजुक तरीके से बनाए गए थे। ट्रांग लेक येन ने एक केक एक ही बार में खा लिया, फिर दूसरा केक लिया और फोंग कैन के मुंह के पास ले गया। स्वाद बहुत बढ़िया है, महाराज को भी इसे आजमाना चाहिए। फोंग कैन ने केक निगलने के लिए अपना मुंह खोला, मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है। अगर आपको यह पसंद है तो अपने रसोई घर में इसे बनाना सीखने को कहें। उसे वास्तव में इन चिपचिपे और चिकने व्यंजनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि ट्रांग लेक येन का स्वाद हाल ही में विशेष रूप से तीखा हो गया था। कल उसे मसालेदार खाना पसंद था, आज उसे खट्टा खाना चाहिए। कल उसे मीठा खाने की लालसा थी, जिससे उसे लगातार अपना स्वाद बदलना पड़ता था। नुहूफी ने उदासीनता से उस प्रेम दृश्य को देखा जिसे सम्राट और चियूफी ने एक साथ बुना था। उसने अपना सिर झुकाकर थिएन उई नगी को देखा जो अभी भी घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों में व्यंग्य का एक संकेत दिखाई दे रहा था। छोटी रखेल क्या होती है?
आज सम्राट की नज़र में चियूफी के अलावा और कौन है? एक समय की पसंदीदा शाही उपपत्नी थुक के लिए यह कितनी दुख की बात है कि अब वह केवल वहां बैठकर और अचंभित होकर देख सकती है। उपपत्नी तो ने देखा कि सम्राट की नज़र में ट्रांग लेक येन के अलावा कोई और नहीं था। उसका रंग और भी बदसूरत हो गया, लेकिन उसकी चचेरी बहन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए वह केवल एक जगह चुपचाप बैठी रही। जहां तक उपपत्नी थिएन उयेन की बात है, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, उसका दिल और भी ठंडा होता जा रहा था। सम्राट द्वारा उपपत्नी चियू के लिए कहे गए हर एक दयालु शब्द को सुनकर दर्द और भी असहनीय होता जा रहा था। उसके जैसा एक जीवित व्यक्ति यहाँ घुटनों के बल बैठा था, फिर भी सम्राट ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा, केवल उपपत्नी चियू के साथ गपशप करने की परवाह की। फिर सम्राट के दिल में वह क्या थी? मुझे अचानक याद आया कि पिछली बार रसोई में मूंगफली और अखरोट का दूध बहुत बढ़िया बनाया गया था। इस तरह का नाश्ता कभी कभार खाने के लिए ठीक है, लेकिन इसे हर दिन खाने से बोरियत हो जाएगी। ट्रांग लेक येन ने सम्राट की ओर देखते हुए मुस्कुराया। हाल ही में वह सम्राट को ऐसी चीजें खाने के लिए घसीटना पसंद करती थी जो उसे पसंद नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट वास्तव में धैर्यपूर्वक उसके साथ बैठकर खाना खाएगा। सम्राट ट्रांग लेक येन के इरादों को नहीं समझ पाया, लेकिन वह केवल असहाय रूप से मुस्कुराया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। इस व्यक्ति की आदतें वाकई डरावनी हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अगर वह दिन ब दिन उसकी इच्छाओं का पालन करता रहा तो उसे खुद भी समझ नहीं आया कि अब उसे उसकी इच्छाओं का पालन करना क्यों पसंद है। काफी देर बाद फोंग कैन को अचानक पता चला कि मंडप के बाहर कोई घुटने टेक रहा था, और उसने शांति से पूछा, क्या वह व्यक्ति थिएन उई नगी नहीं है? उसने क्या गलती की? जैसे ही सम्राट ने कहा, ट्रांग लेक येन ने अपना सिर झुकाकर थिएन उयेन धी की ओर देखा, जो मंडप के बाहर घुटनों के बल बैठी थी, हाथ में अखरोट लेकर खेलते हुए हल्की मुस्कुरा रही थी। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि इस समय अपना मुंह खोले। तू धी तो खुद को रोक नहीं पाई और खड़ी हो गई और बोली, महाराज। थिएन उयेन धी ने नुहफी नुओंग घी को नाराज कर दिया। अब उसे घुटने टेकने की सजा दी जा रही है। अगर इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है तो बैठ जाइए, फोंग कैन ने ठंडे स्वर में कहा। ट्रांग लेक येन के हाथ से अखरोट छीनने के लिए आगे बढ़ा, उसे जोर से दबाया। अखरोट का छिलका टूट गया। ट्रांग लेक येन को उसे लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए चिढ़ाते हुए फिर फुर्ती से उसे उसके मुंह में फेंक दिया। इस प्रकार सुंदरी की ओर से उसे घूर कर देखा। नुहफी ने टोटू नगी को देखा, जो शर्मिंदा और शर्मीली थी। वह बस मुस्कुराई, खड़ी हुई और झुकी और कहा, महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, यह सच है कि थिएन उई नगी को इस उपपत्नी द्वारा घुटने टेकने की सजा दी गई थी। आज सुबह मैं सड़क पर थिएन उयेन धी से मिला। कौन सोच सकता था कि उस समय थिएन उयेन धी महल की एक नौकरानी के साथ अन्य रखैलों के बारे में गपशप कर रही थी। हालांकि मैं सदाचारी या दयालु नहीं हूँ, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि थिएन उयेन धी अपनी बहनों के बारे में इस तरह गपशप करती रहे। इसलिए मैंने उसे 2 घंटे यहाँ घुटनों के बल बैठने की सजा दी, ताकि उसे समझ में आ जाए कि उसने कहाँ गलती की है। थिएन उई नगी ने क्या कहा, यह पूछे बिना फोंग कैन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए नूफी और थिएन उई नगी को देखा। खुद को रोक नहीं सका। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि थिएन उई नगी मेरी रखैलों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या उनमें कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं है? थिएन उई नगी ने जब यह सुना तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। वह झुकी और बोली, मेरा यह मतलब नहीं था। कृपया महाराज स्पष्ट रूप से देखें। तो क्या मैं थिएन उई नगी से पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि इस हरम में हर किसी के पास अथाह विचार हैं?
नुहूफी ने अपने मुंह को ढकने के लिए एक रुमाल पकड़ रखा था। उसकी आंखों के कोने ने सम्राट को देखा। यह देखकर कि उसने कोई भाव नहीं दिखाया, उसने आगे कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि चियूफी सम्राट के दिल पर एकाधिकार रखती है? क्या हरम को अभी भी अभिनय करने के लिए आपकी तरह एक छोटी शाही उपपत्नी की आवश्यकता है? यह सुनकर सम्राट की भौहें तन गईं। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने ऊपर से नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठी महिला की ओर देखा। इस महिला का चेहरा और भाव बहुत सुंदर था, जिससे उसकी थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर वह दूसरों से ज्यादा खास नहीं थी। थिएन उई नगी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं हिम्मत नहीं करता। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, थिएन उयेन नगी का चेहरा पीला पड़ गया। महामहिम के प्रति मेरी सच्ची भावनाओं की गवाही स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही दे रहे हैं। महल में अकेले, कमरे के एकांत कोने में, दिन ब दिन किसी आदमी के आने की प्रतीक्षा करते हुए, क्या यह प्रतीक्षा का अंत है? उसने सोचा कि सम्राट उसके प्रति कुछ ईमानदारी रखता है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि सम्राट की नज़र में वह और अन्य महिलाएं कोई अंतर नहीं थी। जिस तरह से वह व्यक्ति उसे देख रहा था, वह किसी बेजान वस्तु को देखने जैसा था। उसे याद था कि वह उसे एक पल के लिए संजोकर रखेगी, लेकिन भूल गई कि वह उसे धूल में मिला देगी। ट्रांग लेक येन ने थिएन उयेन धी की घबराई हुई आंखों को देखा। वास्तव में आश्चर्यचकित महसूस करते हुए खुद से सोच रही थी, क्या यह हो सकता है कि यह थिएन उयेन धी पहले से ही सम्राट के लिए गिर गई है? उसे याद आया कि जब थिएन उई नगी ने पहली बार महल में प्रवेश किया था, तो ऐसा लगा था कि उसके मन में इस महल के लिए कोई भावना नहीं थी। यदि राजमहल के प्रति आपकी कोई भावना नहीं है, तो आपने इतनी आसानी से अपना दिल क्यों खो दिया? हरम में इतने सारे लोग हैं, लेकिन सम्राट तो एक ही है। उसे सम्राट का दिल जीतने का आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? यहाँ के लोग, जिनमें शाही कुलीन पत्नी शू, शाही कुलीन पत्नी नू या यहाँ तक कि वह खुद भी शामिल थी, डरती थी कि किसी को भी इस तरह का भरोसा नहीं था। सम्राट बहुत हृदयहीन था और शाही पत्नी थिएन उयेन कांच की तरह नाजुक थी। प्यार इतनी आसानी से बढ़ गया, यह वास्तव में पता नहीं था कि यह दयनीय था या दुखद। उसके हाथ से अचानक एक गर्म एहसास प्रसारित हुआ। ट्रांग लेक येन को होश आया, यह देखकर कि सम्राट ने पहले ही आड़ू की गिरी उसकी हथेली में रख दी थी। उसकी आंखें अभी भी कहीं और देख रही थी, मानो ट्रांग लेक येन से कह रही हूँ, मैंने इसे लापरवाही से उसके पास फेंक दिया। वह इसे खाए या नहीं यह उसके ऊपर था। पुरुष वास्तव में सभी अजीब चीजें हैं, इसलिए अप्राकृतिक। ट्रांग लेक येन ने खाने के लिए एक टुकड़ा तोड़ा। सुगंधित आड़ू की गिरी तुरंत उसके मुंह में भर गई। वह मुस्कुराई। उसने दूसरों की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं किया। महल में अपने जीवन को अच्छी तरह से चलने देना ही वह काम था जो उसे करना चाहिए था। ट्रांग लेक येन को आज्ञाकारी ढंग से आड़ू खाते हुए देखकर फोंग कैन ने थिएन उई नगी को देखा और कहा, पहले मुझे लगता था कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो, शिष्टाचार को समझते हो, लेकिन आज ऐसा लगता है, बस इतना ही, बस कि यह एक शब्द एक महिला के सभी बेहतरीन गुणों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। थिएन उई नगी को सांस लेने में असमर्थता महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाया और अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली। क्या महाराज मुझे इस तरह देखते हैं? एक घुटा हुआ वाक्य, आंसू बह निकले। ट्रांग लेक येन ने कई महिलाओं को आंसू बहाते देखा था। थिएन उई नगी हरम में रखैलों में सबसे खूबसूरत रोने वाली थी। उसने अपनी पलकें नीचे कर ली। थिएन उई नगी के पीले चेहरे को नहीं देखा। मूल रूप से वह केवल थोड़ी देर के लिए अपनी उदासी दूर करने के लिए बाहर जाना चाहती थी। किसने सोचा होगा कि वह इस तरह के क्लासिक नाटक का सामना करेगी? नुहूफी ने थिएन उई नगी की शक्ल को देखा।
तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई। अब वह और किसके लिए अभिनय करना चाहेगी? इस समय चाहे वह कितनी ही खूबसूरती से रोई हो, कितने ही भावुक ढंग से रोई हो, फिर भी वह सम्राट की नजरों में नहीं आ सकी। उसने लंबे समय तक सम्राट की सेवा की थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका स्वभाव कितना ठंडा था। अगर शाही उपपत्नी न्यू तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहती है, तो घुटने टेक दो। फोंग कैन ने अब थिएन उई नगी को नहीं देखा, थोड़ा नाखुश भाव से बोला, शाही उपपत्नी चिएव का पद तुमसे ज्यादा महान है। तुम इतनी बेरुखी से बोलते हो। अगले 2 घंटे घुटने टेको। अपनी बात समाप्त करके आकाश की ओर देखते हुए फोंग कैन ट्रांग लेक येन की ओर मुड़ा और कहा, लगभग दोपहर हो गई है। अपना भोजन मत छोड़ना। मुझे आज दोपहर को अभी भी कुछ काम करना है। मैं शाम को आपके साथ भोजन करने आऊंगा। दोपहर के भोजन के बाद अच्छी तरह से आराम करो। ट्रांग लेक येन ने सिर हिलाया। उसके मुंह के कोनों में मुस्कुराहट आ गई। तो मैं आज रात तुम्हारा इंतजार करूंगी। फोंग कैन ने सिर हिलाया और धीरे से ट्रांग लेक येन के बालों को सहलाया और फिर मुड़कर वहां से चला गया। अलविदा महाराज। यह देखकर कि सम्राट चले गए हैं, शाही उपपत्नी थुक सीधे खड़ी हो गई और ट्रांग लेक येन की ओर देखकर मुस्कुराई। महाराज वास्तव में शाही उपपत्नी चिएव की परवाह करते हैं। ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महामहिम हम सभी बहनों की परवाह करते हैं। ये शब्द सुनकर शाही उपपत्नी थुक ने सिर्फ उपपत्नी तो के साथ मुंह बिचकाकर चली गई। शाही उपपत्नी थुक के दूर चले जाने के बाद शाही उपपत्नी नूह ने अपनी भौहें उठाईं और ट्रांग लेक येन की ओर देखा। शाही उपपत्नी चियू वास्तव में बहुत साधन संपन्न है। ट्रांग लेक येन के होठों पर अभी भी मुस्कान थी। दोपहर होने को है, छोटी बहन, मैं चलती हूँ। आपको घर जाना चाहिए। महामहिम ने आपसे कहा था कि दोपहर का भोजन न छोड़े। मैं आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। उपपत्नी नूह ने हाथ हिलाया। वह ट्रांग लेक येन से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। सबके चले जाने के बाद उपपत्नी नूह मंडप से बाहर निकली। थिएन उई नगी के सामने बैठ गई, अपनी ठुड्डी को एक उंगली से ऊपर उठाया और मजाक करते हुए कहा, देखो सम्राट की नजर में तुम क्या हो। भविष्य में ऐसा व्यवहार न करें कि हर कोई नशे में है, लेकिन मैं नशे में नहीं हूँ, अन्यथा अन्य लोग घृणा महसूस करेंगे। तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? सम्राट की नजर में तुम अभी भी चियू फी से कमतर हो। थिएन उई नगी ने नू फी का हाथ दूर करने के लिए अपना हाथ हिलाया। मेरी तुलना अपने साथ मत करो। बेशक मैं अपनी तुलना किसी नन्हे हिजड़े से नहीं करूंगी। शाही उपपत्नी नू मुस्कुराई और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभूतपूर्व चमक थी। और मैं अपनी तुलना शाही उपपत्नी चियू से भी नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से ज्यादा शांत हो, लेकिन असल में तुम दूसरों की नजरों में सिर्फ एक हंसी का पात्र हो। फोंग कैन महल में वापस आया। खाने की मेज पर एक एक करके परोसे जा रहे व्यंजनों को देखा और अचानक अपने पीछे खड़े काओ डुक ट्रुंग से कहा, मैंने सुना है कि गर्भवती होने के बाद महिलाएं अक्सर सोना पसंद करती हैं। आप हाय हुआ महल में जाएं और चियू फी से कहें कि उसे आज रात मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नींद आ रही है तो पहले बिस्तर पर जाएं। अपने शरीर को थकने न दें। काओ डुक ट्रुंग ने यह सुना, सिर झुकाकर कहा, हाँ सर। फिर वह तेजी से शीहे पैलेस की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने सोचा, झाओफेई के पेट में पल रहा बच्चा आखिरकार अपनी माँ की बदौलत एक अनमोल बच्चा है। राजकुमारों और गर्भवती रखैलों के साथ सम्राट के व्यवहार के बारे में सोचते हुए उसने अपना सिर हिलाया। लोगों की एक दूसरे से तुलना करना वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। जिंगयांग पैलेस में महारानी एक ऊंची कुर्सी पर सीधी बैठी थी। महल की नौकरानी को शाही बगीचे में हुई हाल की घटनाओं के बारे में बताते हुए सुन रही थी। सुनने के बाद उन्होंने शांति से कहा,
इन तुच्छ मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी को बस सावधान रहने की जरूरत है कि शीहे पैलेस के लोगों के साथ टकराव न हो। चले जाए। महल की दासी चली गई। रानी ने आह भरी। अब वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझ गई थी, सम्राट उसे राजकुमार नहीं बनने देंगे, और ट्रियो परिवार अब खतरे से भर गया था। अब एकमात्र काम जो वह कर सकती थी वह था महारानी के पद पर मजबूती से बैठना। लेकिन अगर वह इस पद पर मजबूती से टिकी रहना चाहती थी, तो वह कोई गलती नहीं कर सकती थी। इसलिए न केवल वह कोई और योजना नहीं बना सकती थी, बल्कि उसे ट्रांग लैक येन के गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा के लिए भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। सम्राट की निगाह ट्रांग लैक येन पर पड़ी। दूसरी बार आह भरते हुए महारानी बोली, कोई वाई टैम ट्रुइन को इस महल से हाय हुआ महल में ले आओ। इसके अंदर कुछ ऐसी सामग्री है जो भ्रूण के लिए फायदेमंद है। हाय हुआ महल के नौकरों से कहो कि वे भी एक नजर डालें। एक बार जब आपने अपना मन बना लिया है तो आपको इसे पूरी तरह से करना चाहिए। जब फोंग कैन हाय हुआ महल में पहुंचा, तो आसमान पहले से ही अंधेरा था। शाही गाड़ी महल के गेट के सामने रुकी। वह उतरा और ऊपर लाल लालटेन को देखते हुए गेट पर इंतजार कर रहे फुकबाओ से पूछा, क्या तुम्हारा मालिक सो गया है? फुकबाओ ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज। रानी ने कहा कि वह आज दोपहर बहुत सो गई और अब उसे नींद नहीं आ रही है। वह अभी तक बिस्तर पर नहीं गई है। फोंग कैन को कैसे पता नहीं चला कि ट्रांग लैक येन उसके आने का इंतजार कर रहा था? उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, ठीक है, सूचित करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अंदर जा सकता हूँ। बेडरूम में वैंटिज एक और लालटेन लटका रहा था। जब से मालिक गर्भवती हुई है, हाय हुआ महल में सभी फूलों के गमले, फूलदान, सुगंधित मोम और कई अन्य मसाले साफ कर दिए गए थे। अभी मालिक ने केवल एक पुदीने की खुशबू वाली थैली पहनी हुई थी, जिसकी खुशबू ताज़ा थी। महाराज, आप प्रतिदिन आधा घंटा किताबें पढ़ते हैं, क्या महामहिम सचमुच जान सकते हैं? कई महल की नौकरानियों के साथ चारों ओर जांच करने के बाद यू शी झुआंग लोयान के पास गई, लैंपशेड को हटाया, बाती को काटा, महल की नौकरानी से कैंची दूर रखने को कहा, महल की नौकरानी के हाथ से कांस्य बेसिन लिया, नीचे बैठ गई और झुआंग लोयान के जूते बदलते हुए कहा, यह पहली बार है जब यह नौकर ऐसा कुछ करना जानता है। इस महल ने लोगों से सिर्फ यही कहते सुना है कि गर्भावस्था के पहले 2 या 3 महीनों में माँ हर दिन लगभग आधे घंटे किताबें पढ़ती है, आधे घंटे संगीत सुनती है और आधे घंटे पिता से कहानियाँ सुनती है, और जब बच्चा बड़ा होगा तो वह बहुत बुद्धिमान होगा। ट्रांग लैक येन को अपने पिछले जीवन के दोस्तों द्वारा बताई गई बातें याद आ गईं। उसने अपने दोस्तों से यह भी सुना कि मां बनने की तैयारी करने से पहले कई लोग गर्भावस्था की देखभाल जैसी चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते। बेशक, जो कोई भी अभी भी खुशी से अकेला है, वह अचानक उन शरारती, मूर्ख बच्चों के बारे में सोचना शुरू नहीं करेगा। महिलाएं बहुत जादुई प्राणी होती हैं। जब उनके बच्चे नहीं होते, तो उन्हें बच्चों से ज्यादा लगाव नहीं होता, लेकिन जब होते हैं तो वे हर बच्चे से प्यार करती हैं और उनका अपना बच्चा सबसे कीमती खजाना होता है। उस समय ट्रांग लैक येन केवल मंद मंद मुस्कुराई, लेकिन आज उसे लगा कि यह उसके लिए सच लग रहा था। किताब बंद करते हुए, अपने पेट की ओर देखते हुए, अपने पैरों को गर्म पानी में डुबोते हुए, उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने गर्भावस्था देखभाल के बारे में जानने के लिए समय नहीं निकाला। महामहिम दयालु हैं। भविष्य में महामहिम निश्चित रूप से चतुर और तेज तर्रार होंगे। युन शी ने झुआंग लोयान के पैरों के तलवों को धीरे से दबाया, मन ही मन भावुक हो रही थी। पहले महारानी हर दिन स्नान करना चाहती थी, लेकिन जब से वह गर्भवती हुई, तब से यह हर 2 या 3 दिन में स्नान करने में बदल गया था।
यह केवल इसलिए था क्योंकि शाही चिकित्सक ने कहा था कि गर्भवती महिला के लिए हर दिन स्नान करना भ्रूण के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन पहले सम्राट ने 2 संगीतकारों को पुरस्कृत किया। इस नौकर ने सुना कि उनमें से एक गुकिन बजाने में अच्छा था और दूसरा बांसुरी बजाने में अच्छा था। यदि संगीत सुनना आपके लिए अच्छा है, तो आप उन्हें कल कुछ देर के लिए प्रदर्शन करने के लिए क्यों नहीं बुलाते? तो क्या मुझे अक्सर राजकुमार को कहानियां सुनाने नहीं आना चाहिए? एक गहरी पुरुष आवाज गूंजी। चांग लेक येन ने अपना सिर उठाया और फोंग कैन को आगे बढ़ते देखा। वह खड़ी होकर सलामी देने ही वाली थी कि तभी दूसरा पक्ष तेजी से आगे बढ़ा और उसे कुर्सी पर दबा दिया। तुम अपने पैरों को भिगोते समय किस बात का शोर मचा रही हो? फोंग कैन ने धीरे से ट्रांग लेक येन के कंधे को दबाया, वैन टिच द्वारा उसके पैरों को सुखाने का इंतजार किया और फिर उसे बिस्तर पर ले गया और फिर ध्यान से उसके ऊपर कंबल डाला और फिर कहा, अब तुम गर्भवती हो। जब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, तो तुम्हें ये परेशानी वाली औपचारिकताएं निभाने की जरूरत नहीं है। ट्रांग लेक येन जिस पुस्तक को पढ़ रहा था, उसे सुविधाजनक रूप से पकड़े हुए ट्रुंग डोंग 4 पुस्तकों और 5 क्लासिक्स में से फोंग कैन मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसा। उसे इतना गंभीर देखना वास्तव में दुर्लभ था। अतीत में उसने अपनी आलसी उपपत्नी को ये चीजें पढ़ते हुए कभी नहीं देखा था। ट्रुंग डोंग एक पुस्तक का नाम और मास्टर तू का एक सिद्धांत भी। ट्रुंग डोंग का मूल अर्थ 3 परतें हैं। अर्थ की पहली परत ट्रुंग का अर्थ है पक्षपाती नहीं, डोंग का अर्थ है नहीं बदलना। यह इंगित करने के लिए कि व्यक्ति के जीवन को अपनी कक्षा से विचलित नहीं होना चाहिए, अपने निर्धारित लक्ष्यों को नहीं बदलना चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। अर्थ का दूसरा स्तर ईमानदारी और शांति है। लोगों को ईमानदारी और शांति बनाए रखने की जरूरत है। अगर वे इसे खो देते हैं, तो सभी खुशी, गुस्सा, प्यार और नफरत अत्यधिक हो जाएगी। अर्थ का तीसरा स्तर ट्रुंग का अर्थ है अच्छा, डंग का अर्थ है उपयोग करना, जिसका तात्पर्य है कि किसी की कला में निपुणता गौरव लाती है। किसी को अपने काम में दृढ़ता रखनी चाहिए ताकि वह स्वयं के लिए प्रयास कर सके। विश्व और इसके राष्ट्रों को समान रूप से विभाजित किया जा सकता है। शीर्षक अस्वीकार किया जा सकता है। तेज ब्लेड जिस पर पैर रखा जा सकता है, बीच का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता। फोंग कैन ने एक पन्ना पलटा, उसमें से एक वाक्य पढ़ा और हंसते हुए कहा, मेरी उपपत्नी वास्तव में बुद्धिमान है। महाराज मुझे फिर से चिढ़ा रहे हैं। झुआंग लुओयान वास्तव में अपने बेटे को भविष्य में मीन का सिद्धांत सीखने देना चाहती थी। महल में सुअर बनने और बात को खाने की क्षमता सीखने में सक्षम होना एक महान प्रतिभा माना जाता था। फेंग जिन ने मीन का सिद्धांत पुस्तक को बंद कर दिया और लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया। मेरे बेटे को मीन का सिद्धांत सीखने की आवश्यकता नहीं है। वह आम लोगों से अलग है। वह ऊंचे स्थान पर खड़े होने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था। मीन का सिद्धांत उन लोगों के लिए है जो पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। मेरे बेटे को निश्चित रूप से किसी चीज की कमी नहीं होगी। वैन टिच, जो बगल में खड़ी थी, ने सम्राट की ये बातें सुनी। उसकी भौहें थोड़ी सी हिल गईं और उसका सिर तुरंत और भी नीचे झुक गया। चाहे सम्राट का इससे क्या मतलब था, यह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में उसे सोचना चाहिए। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। महाराज को कैसे पता चलेगा कि यह लड़का है या लड़की? ट्रांग लेक येन ने विषय बदल दिया और नाराज होकर कहा, अगर यह राजकुमारी होती, तो क्या सम्राट को यह पसंद नहीं आता? मेरी राजकुमारी को भी यह पसंद है। फोंग कैन ने हाथ बढ़ाकर ट्रांग लेक येन के बालों को धीरे से सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी और बेटे दोनों को यह पसंद है। यहाँ तक बोलते हुए उन्होंने आगे बोलने से पहले थोड़ा रुककर कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ
कि तुम मेरे लिए एक राजकुमार को जन्म दो। यह सुनकर ट्रांग लेक येन ने अपनी छाती पर हाथ मारा और नाक सिकोड़ी। फोंग कैन ने नौकरानी से अपने जूते उतारने को कहा, बिस्तर पर चढ़ गया और ट्रांग लेक येन को अपनी बाहों में खींच लिया। हेडबोर्ड के सहारे झुक गया। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? ट्रांग लेक येन ने अपना सिर उठाकर सम्राट की ओर देखा। उसने सम्राट को पहले कभी कहानी कहते नहीं सुना था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। एक बार की बात है, पान गो नाम का एक आदमी था जो पहाड़ से भी ऊंचा था। उसके बाल जंगल से भी घने थे। ट्रांग लेक येन दंग रह गई। यह कहानी उसे सुनाई नहीं गई थी। पान गो ने अपने हथौड़े से वार किया और स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए। कृपया झुआंग लुओयान को माफ करें, जो अधिक से अधिक स्वप्निल होता जा रहा था। सम्राट द्वारा बताए जाने के बाद यह मिथक वास्तव में बहुत नीरस था। बोलने का इस तरह का कठोर और नीरस तरीका कहानी सुनाना नहीं था, यह दिल से सुनाने जैसा था। फेंग जिन ने कहानी सुनाना समाप्त नहीं किया था जब उसने देखा कि उसकी बाहों में महिला सो रही है। वह हंसा और कहा कि उसे अब नींद नहीं आ रही है। क्या यह अभी कुछ समय पहले ही नहीं था जब वह पहले से ही इतना नशे में था? ट्रांग लेक येन पानी की आवाज सुनकर जाग गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि सम्राट अपना चेहरा धो रहा है। उसने अपनी आंखें रगड़ी। क्या समय हो गया है? फोंग कैन ने उसे अचंभित अवस्था में देखा, अपने हाथ पोंछे और बिस्तर की ओर चलते हुए मुस्कुराया। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? थोड़ा और सो जाओ, अभी भी सुबह है। ट्रांग लेक येन ने यह सुना और अपनी आंखें बंद कर लीं। यह सच था कि उसे अभी भी थोड़ी नींद आ रही थी। अगर सम्राट ने ऐसा कहा है, तो उसे सुनना चाहिए। यह देखकर कि ट्रांग लेक येन फिर से सो गई थी, फोंग कैन की हरकतें और भी नरम हो गईं। कमरे से बाहर निकलते समय उसने नौकरों को भी नरम रहने के लिए कहा। हाय हुआ पैलेस के मुख्य द्वार से बाहर निकलने के बाद ही फोंग कैन ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और काओ डुक ट्रुंग से, जो शाही पालकी के पास खड़े थे, कहा, काओ डुक ट्रुंग, किसी से कहो कि वह कुछ परीक्षाएं ढूंढे। बच्चों को सुनाने के लिए उस तरह की कहानियां। काओ डुक ट्रुंग दंग रह गया। उसे तुरंत ही शाही उपपत्नी चियू के वे शब्द याद आ गए जो उसने कल रात दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहे थे। उसने जल्दी से हाँ में जवाब दिया। यह अच्छा करने का निश्चय किया। यह सम्राट और शाही उपपत्नी चियू दोनों को खुश करने का अवसर था। शाही उपपत्नी हियन पालकी पर बैठी थी, दूर से सम्राट की पालकी को हाय हुआ पैलेस से निकलते हुए देख रही थी। उसके मुंह का कोना फड़क रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, सम्राट को वास्तव में शाही उपपत्नी चियू की परवाह है। हाय हुआ महल में महिला गर्भवती थी, लेकिन सम्राट फिर भी वहां आने की जहमत उठाता था। तभी उसे एहसास हुआ कि महल में अन्य लोग ट्रांग लेक येन की तरह सम्मानित नहीं थे। उसके बगल में सेवा करने वाले नौकरों ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, वे केवल अपना सिर झुका सकते थे। यह देखकर शाही कुलीन पत्नी हियन और भी असहज महसूस करने लगी और ठंडे स्वर में बोली, जल्दी करो और चले जाओ। तुम वहां क्यों खड़ी हो? कैन ऊंग पैलेस में महारानी लिविंग रूम में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ गई और उनका स्वागत करने वाले पहले व्यक्ति नोबल कंसोर्ट हियन को देखते हुए बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नोबल कंसोर्ट हियन आज इतनी जल्दी आ जाएंगी। मैं देर से उठी, जिससे आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह रखेल जल्दी आ गई और तुम्हारे आराम में खलल डाल दिया। कुलीन पत्नी हियन ने महल की नौकरानी द्वारा पेश की गई चाय का प्याला लिया और एक छोटा घूंट लिया। आपके घर की चाय अब भी सबसे अच्छी है। रानी मुस्कुराई और उसकी चापलूसी स्वीकार नहीं की। इस कुलीन पत्नी हियन का रवैया कुछ दिन पहले बहुत अलग था। अब यह देखकर कि शाही पत्नी चियू गर्भवती है, उसके महल में पला बढ़ा राजकुमार अब सबसे कुलीन नहीं रहा।
वह उसके करीब जाना चाहती है। वह करीब आना चाहती है। क्या उसे बस उसका पीछा करना चाहिए? यहाँ रानी को महल के द्वार की रखवाली करने वाले पत्थर के शेर के रूप में देखें, जिसे कोई भी छू सकता है और कुछ बार सहला सकता है। रानी की अपने प्रति उदासीनता देखकर कुलीन पत्नी हियन के चेहरे पर अब भी कोई शर्म नहीं दिखी। उसने केवल सिर झुकाया और चाय का एक घूंट लिया। काफी समय बाद रखैलें एक के बाद एक सम्मान प्रकट करने आईं। उपपत्नी आ रही है। सभी ने शाही उपपत्नी चियू को देखा, जो एक लंबी पोशाक पहने हुए थी और महल की नौकरानी का हाथ थामे हुए इत्मीनान से अंदर चली आ रही थी। उनमें से ज्यादातर ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। शाही उपपत्नी हियन ने चाय का प्याला वापस टेबल पर रख दिया और मुस्कुराई, क्योंकि उसने दूसरे व्यक्ति को शाही उपपत्नी न्यू के नीचे बैठते देखा। छोटी बहन चियोफी आज बहुत अच्छी लग रही है, कुलीन पत्नी हियन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अजन्मा राजकुमार बहुत अच्छा व्यवहार वाला होगा। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, महामहिम। ट्रांग लेकयेन मुस्कुराई, चाय का कप लिया, देखा कि यह शहद सेब की चाय थी। रानी को धन्यवाद देने के लिए थोड़ा मुस्कुराई, कप उठाया और अपने गले को गीला करने के लिए एक घूंट लिया। रानी वास्तव में शाही उपपत्नी झाओ से बहुत प्यार करती हैं। यह चाय हमारी जैसी नहीं है, कुलीन पत्नी हियन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। यह सही है। अब जब मेरी छोटी बहन गर्भवती है, तो वास्तव में हमारे बीच मतभेद है। ट्रांग लेकयेन ने मुस्कुराते हुए शाही कुलीन पत्नी हियन की ओर देखा, जो उसके लिए दुश्मन बना रही थी। उसने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और शांति से कहा, रानी की देखभाल पाना मेरा सौभाग्य है। शाही कुलीन पत्नी, कृपया अब मेरा मजाक न उड़ाए। यदि महाराज को यह पसंद आए तो आप इसे चखने के लिए महल में वापस आने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। नूफी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आपके महल में ऐसी क्या कमी है कि आपको चियूफी जैसी इच्छा करनी पड़ रही है? कुलीन पत्नी हियन पहले से ही नूफी से बहुत नाराज थी। उसकी आवाज भी थोड़ी ठंडी हो गई। नूफी अन्य लोगों के इरादों को समझने में वास्तव में अच्छी है। मैं केवल चियूफी की देखभाल करने के लिए रानी की प्रशंसा करता हूँ। रानी हम रखैलों की परवाह करती है, हरम में हर कोई जानता है। नूफी ने शांतिपूर्वक एक वाक्य कहा। उपपत्नी थुक आ गई है, उपपत्नी तो आ गई है। दो बहनों के आगमन से हियन क्वीफी और नूफी के बीच युद्ध जारी रहने से रुक गया। रानी ने उदासीनता से दोनों सुबहनों को सलाम करते हुए देखा। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वे बैठ नहीं गईं, और फिर बोली, मौसम और भी ठंडा होता जा रहा है। हर किसी को अभी भी मेरा अभिवादन करने आना है। यह वाकई बहुत थका देने वाला है। खास तौर पर कंसर्ट झाओ, आपको इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। अब जब आप गर्भवती हैं, तो अगर आप नहीं भी आती हैं, तो कोई बात नहीं। महाराज इस उपपत्नी से प्यार करते हैं। यह उपपत्नी प्यार किए जाने के कारण घमंडी कैसे हो सकती है? ट्रांग लेकयेन ने खड़े होकर सिर झुकाया। अभी तो सिर्फ 2 या 3 महीने हुए हैं, इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। जल्दी बैठ जाओ। रानी ने जल्दी से ट्रांग लेकयेन को बैठने दिया, आह भरी और कहा, आप अभी भी युवा हैं और समझते नहीं हैं। पहले 3 महीनों में एक गर्भवती महिला निश्चित रूप से लापरवाह नहीं हो सकती है। उस समय को याद करते हुए जब शाही उपपत्नी झाओ का गर्भपात हो गया था, महारानी उस मामले का उल्लेख नहीं करना चाहती थी, जिससे दूसरे पक्ष को दर्द हो, इसलिए उन्होंने इसे टाल दिया। हाल ही में मौसम ठंडा हो गया है। मैंने ध्यान से विचार किया है। इस सर्दी में मैं हर 3 दिन में अपना सम्मान अदा करूंगी, ताकि आपको आगे पीछे न जाना पड़े और थकना न पड़े। यह सुनते ही सभी रखैलों ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन महारानी का रवैया बहुत दृढ़ था, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से इस आदेश को स्वीकार कर लिया। जिंगयांग पैलेस से बाहर निकलते हुए उपपत्नी सु ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे लिए क्या प्यार,
उस उपपत्नी झाओ के लिए प्यार। पिछले साल मैंने उसे हर 3 दिन में हमें बधाई देते नहीं देखा। उसने बस बुद्ध की पोशाक पहनने का नाटक किया। तू नगीतों की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए शाही उपपत्नी थुक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस बार महारानी ने ट्रांग लेक येन को बहुत कसकर सुरक्षित रखा, इतना कसकर कि यह डरावना था। यह वास्तव में महारानी की सामान्य शैली के विपरीत था। यदि ट्रांग लाक येन एक राजकुमार को जन्म देती है और सम्राट उसका पालन पोषण करने का इरादा रखता है, तो क्या ट्रांग लाक येन और महारानी का दर्जा समान नहीं होगा? महारानी के इरादों को न समझते हुए शाही कुलीन पत्नी शू ने भौहें सिकोड़ ली। चाहे कुछ भी हो, उसे भविष्य में और अधिक सावधान रहना चाहिए। महारानी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते थे जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे से तार खींचना चाहते थे। उसे बस इतना करना था कि वह उदासीन होकर तमाशा देख सके। उस दोपहर जिंगयांग पैलेस को सम्राट की ओर से इनाम का शाही फरमान मिला। मोती, जेड़ और प्राचीन वस्तुएं पानी की तरह जिंगयांग पैलेस में बहने लगीं, जिससे कई लोग ईर्ष्या करने लगे। हालांकि जो लोग थोड़े होशियार थे, वे अनुमान लगा सकते थे कि यह आज सुबह महारानी के फैसले के लिए सम्राट की स्वीकृति दिखाने का एक इशारा था। तभी कोई देख सकता था कि सम्राट के दिल में पत्नी झाओ की स्थिति कितनी महान थी। हरम कभी शांत नहीं रहा, लेकिन हाल ही में हरम एक अजीब तरह की शांत स्थिति में आ गया है। शायद इसलिए कि स्वामी और रखैलों को हर दिन एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। नाराजगी भी कम हो गई है, इसलिए महल में अराजकता भी काफी कम हो गई है। वर्तमान में हरम में काफी रखैले हैं, लेकिन उच्च रैंक वाली रखैलों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। कम रैंक वाली रखैलें अपना रवैया दिखाने की हिम्मत नहीं करती हैं। उच्च रैंक वाली रखैलें जटिल सोच रखती हैं और अपने काम में अधिक सावधान रहती हैं। शाही उपपत्नी झाओ के पेट में पल रहे भ्रूण को बढ़ता हुआ देखकर सम्राट भी शीहे पैलेस में अधिक से अधिक आना पसंद करने लगा। बाकी लोग बस कुछ न करते हुए बैठे रहते। शीहे पैलेस में हाल ही में कई ऐसे हिजड़े आए थे जो खाना बनाने में माहिर थे। नानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, और यहाँ तक कि 2 महिला डॉक्टर भी जो महल के मुख्य हॉल में रहती थी। सभी महल के इस एक मालिक को घेरे हुए थी, जिससे हरम में हर कोई ईर्ष्या से लाल हो गया था। जब से उपपत्नी चिएऊ गर्भवती हुई है, उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार उन उपपत्नियों से बिल्कुल अलग है जो पहले गर्भवती थी। उपपत्नी येन, जो अब सम्राट का अनुग्रह खो चुकी थी, दूर खड़ी होकर ट्रुंग तिन्ह महल के यमदूतों को ही हुआ महल की ओर सामान ले जाते हुए देख रही थी, ईर्ष्या और खुशी दोनों से भरी हुई। इससे पहले मैंने देखा था कि शाही उपपत्नी थुक हमेशा दूसरों से ऊपर खड़ी रहती थी, किसी को अपनी नजर में नहीं रखती थी। लेकिन अब शाही उपपत्नी चिएऊ की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। उपपत्नी येन का पक्ष गिर गया, और जिससे वह अपने दिल में सबसे ज्यादा नफरत करती थी वह उपपत्नी चिएऊ नहीं थी बल्कि उपपत्नी थुक थी, जो आमतौर पर शांत और संयमित रहती थी। कुछ लोगों के अवचेतन में शाही उपपत्नी यान और शाही उपपत्नी शू दोनों ही इस प्रकार के हैं। आम तौर पर वे दोनों ज्यादा बातचीत या मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन उनके दिलों में वे अभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। शाही उपपत्नी न्यू, जो उसके आगे चल रही थी, ने यह सुना और मुड़कर शाही उपपत्नी यान को मुस्कुराते हुए देखा। शाही उपपत्नी शू आखिरकार एक शाही उपपत्नी ही है, वह तुमसे बहुत बेहतर है। उपपत्नी न्यू वास्तव में अभी भी विनम्र नहीं है। उपपत्नी येन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन यह उपपत्नी थिएन उई नगी की तरह नहीं है, जिसका इच्छानुसार अपमान किया जा सकता है। टस्क, तुम जो कहती हो उसे सुनो। ऐसा लगता है कि मैं आमतौर पर दूसरों के साथ बहुत सख्त हूँ। नूफी ने उसकी ओर देखा। उसे यह बहुत दिलचस्प नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है,
अगर तुम्हें ईर्ष्या करना पसंद है तो करो, मेरे पास यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद नहूफी महल की नौकरानियों का नेतृत्व करते हुए इत्मीनान से आगे बढ़ी, उस ततैया की कमर को देखती हुई, जो हड्डी रहित मुलायम थी और प्रत्येक कदम पैरों के नीचे खिलते फूलों जैसा था। क्या? जैसे कि उसे पहले कभी ट्रांग लैक येन से ईर्ष्या नहीं हुई थी। येन क्वी टैन ने नाक सिकोड़ी, महल की नौकरानी को आगे बढ़ाया और वापस जाने के लिए मुड़ी। ट्रांग लैक येन की गतिविधियां हाल ही में कुछ महीनों पहले की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण थी। उसके पेट में गर्भावस्था लगभग 5 महीने की थी। उसके सूजे हुए पेट ने उसे पहले की तुलना में अधिक मोटा बना दिया था। हालांकि उसने अपनी पिछली सुंदर और पतली विशेषताओं में से कुछ खो दी थी, लेकिन उसने कुछ और आकर्षण प्राप्त किया। नरम मीनार पर झुककर संगीतकार को गुकिन बजाते हुए सुनते हुए उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई। मौसम ऐसा था, कुछ दिनों में बर्फ पड़ सकती है। लगभग आधी अगरबत्ती तक संगीत सुनने के बाद ट्रांग लैक येन ने संगीतकार को जाने के लिए हाथ हिलाया। उसके पेट में पल रहा बच्चा दिन में 2 या 3 बार संगीत सुनता था। हर बार लगभग 15 मिनट के लिए पर्याप्त था, इससे ज्यादा बच्चे की नींद में खलल पड़ता। संगीतकार चला गया। फुक बाओ जो बगल में खड़ा था उसके करीब आया और बोला, महाराज, शांघी ब्यूरो से कोई आपका नाप लेने आया है। कह रहा है कि वे आपके लिए कुछ नए मोटे कपड़े बनाना चाहते हैं। मैंने आधे महीने पहले ही कुछ सेट खत्म किए थे। आप फिर यहाँ क्यों हैं? ट्रांग लैक येन ने आलस से फुक बाओ को देखा। उनसे कहो, ऐसी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज, यह वही है जो सम्राट ने उनसे कहा था। उन्होंने कहा कि महामहिम का पेट लगातार बड़ा होता जा रहा है। जो कपड़े बहुत ढीले होंगे उन्हें गर्म रखना मुश्किल होगा और जो कपड़े बहुत तंग होंगे उन्हें पहनने में उन्हें असहजता होगी। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से सेंट्रल प्रोविंस पैलेस को आदेश दिया कि वह उनके लिए हर महीने कई नए कपड़े बनाए। साल लगभग खत्म हो गया है। इंपीरियल वेधशाला ने कहा है कि कुछ दिनों में बर्फबारी होगी। महाराज को कुछ गर्म कपड़े लाने चाहिए। फुक बाओ ने मधुरता से कहा, इसके अलावा यह रानी के लिए सम्राट का हृदय है। रानी इसे कैसे अस्वीकार कर सकती है? तुम्हारी बातें और भी मीठी हो रही हैं। उन्हें अंदर आने दो। ट्रांग लैक येन ने थिनर ट्रुक का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कमरे में घूमने लगा। शांघी ब्यूरो के लोगों ने अभी नाप जोख पूरी ही की थी कि अचानक एक खोजे की आवाज सुनाई दी जो सम्राट के आगमन की घोषणा कर रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर सम्राट को तेजी से अंदर आते देखकर ट्रांग लैक येन मुस्कुराया और बोला, महाराज इस समय यहाँ क्यों हैं? आज कोई बड़ी बात नहीं हुई, मैं आपसे मिलने आया था। उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांग लैक येन का हाथ थाम लिया और वे दोनों नरम मीनार पर बैठ गए। जब से ट्रांग लैक येन ने सोचा कि उसे सिर्फ राजकुमार पसंद है, राजकुमारियां नहीं, तब से फोंग कैन ने ट्रांग लैक येन के गर्भ में पल रहे बच्चे को अब राजकुमार का बच्चा नहीं बल्कि बच्चा कहा। इस दौरान फेंग जिन के प्रदर्शन ने झुआंग लुओयान को बहुत संतुष्ट किया। कम से कम फेंग जिन के व्यवहार से वह देख सकता था कि उसे बच्चे से बहुत उम्मीदें थी। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसे अपने पति को कुछ छोटी छोटी चीजों में भाग लेने देना चाहिए ताकि उसे पता चले कि महिलाएं कितनी मेहनत करती हैं। इससे पिता की जिम्मेदारी की भावना और मजबूत होगी और बच्चे के जन्म के बाद पिता बच्चे का रिश्ता और भी गहरा होगा। यूनशी किनारे पर खड़ी सेवा कर रही थी, अपने मालिक और सम्राट को आराम से दिन के कुछ तुच्छ मामलों के बारे में बात करते हुए देख रही थी। सम्राट का अपने मालिक के प्रति व्यवहार एक सामान्य जोड़े की तरह था। उसने अचानक सोचा, कौन जानता है, शायद सम्राट के लिए उसके मालिक की भावनाएं जरूरी नहीं कि एक तरफा भ्रम हो।
कम से कम इस समय सम्राट के पास पहले से ही अपने मालिक के लिए कुछ भावनाएं हैं, अन्यथा वह लोगों को हर दिन शीहे पैलेस पर ध्यान देने के लिए क्यों परेशान करता। इससे भी ज्यादा वह लगभग हर दिन छोटे राजकुमार को परियों की कहानी सुनाने के लिए नहीं रुक सकता था। उसने कभी अन्य जोड़ों को एक साथ नहीं देखा था, लेकिन अपने मालिक को देखकर राजकुमार और सम्राट को हमेशा ऐसा ही महसूस होता था। हालांकि युनशी की आंखें थोड़ी काली हो गईं। महल में बहुत सारी सुंदरियां थीं और भविष्य में महल में कई और सुंदर युवतियां प्रवेश करेंगी। क्या उस समय भी सम्राट अपने स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार कर पाएगा? चाहे कुछ भी हो, उसे हमेशा अपने मालिक की चिंता रहती थी। एक लड़की जो महल में प्रवेश कर चुकी थी लेकिन फिर भी अपना दिल खो चुकी थी, वास्तव में बहुत दयनीय थी। कदम फोंग कैन का हाथ धीरे से ट्रांग लेक येन के पेट पर दबा और अचानक पीछे हट गया, जैसे कि वह जल गया हो। यह पहली बार था जब उसने इतनी कोमल हरकत महसूस की, लेकिन यह एहसास इतना नया कि उसने पेट को और जोर से छूने की हिम्मत नहीं की, जैसे कि उसे डर था कि अगर उसने अपना हाथ थोड़ा और जोर से दबाया तो वह अपने बच्चे को चोट पहुंचा सकता है। महाराज, हमारा बच्चा वहां खेल रहा है। ट्रांग लेक येन ने सम्राट के आश्चर्यचकित भाव को देखा। वह मुस्कुराई और धीरे से उसका हाथ अपने पेट पर रखा। फिर भ्रूण फिर से हिल गया। सम्राट के उत्साहित मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वाह, अब आप इतने उत्साहित हैं। मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। उसके हाथ के नीचे की हरकत इतनी अद्भुत थी कि फोंग कैन खुद को झुकने से रोक नहीं सका। उसने अपना चेहरा ट्रांग लेक येन के पेट पर रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। फिर उसके चेहरे पर ट्रांग लेक येन की पेट की त्वचा का हल्का सा स्पर्श हुआ और वह तुरंत खुशी से हंस पड़ा। उस आदमी को देखते हुए जो तुरंत एक बच्चे में बदल गया था। ट्रांग लेक येन मुस्कुराई और अपनी आंखों में उभर रही संतुष्टि को दबाते हुए सम्राट की पीठ को धीरे से थपथपाने के लिए आगे बढ़ी। उसका यह कदम बहुत अच्छा था। कोई भी आदमी चाहे कितना भी परिपक्व और उत्कृष्ट क्यों न हो, उसमें अभी भी थोड़ा बचपना बना रहेगा। उसे यह देखने देने से ही कि हर दिन एक जीवन कैसे विकसित हो रहा है, वह इसे और भी अधिक महत्व दे पाएगा। सम्राट अब इस बच्चे की प्रतीक्षा कर रहा था और भविष्य में वह इसे शिक्षित करने और उससे अपेक्षाएं रखने के लिए उतना ही प्रयास करेगा। अपने माता पिता से उच्च अपेक्षाएं रखने वाले बच्चे को कष्ट उठाना पड़ सकता है, लेकिन शाही बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर यह दूसरे राजकुमार को महल से बाहर भेजे जाने जैसा होता तो यह दुखद होता। इस आदमी की भावनाएं बहुत पक्षपातपूर्ण थी। उसके पास उसे अपने सभी बच्चों के लिए समर्पित करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना था कि दूसरा पक्ष उसके बच्चों को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व दे। यह इस युग की पीड़ा थी और महिलाओं का भी दुख। अगर यह पिछले जन्म में था तो केवल दो रास्ते थे, या तो तलाक या दूसरे पक्ष को नपुंसक बनाना। इस तरह की बात कौन सहन कर सकता है? चाहे बहनें खुशी खुशी अपने पतियों को एक दूसरे के साथ साझा करें और एक साथ खुशी खुशी रहें। घोड़े के उपन्यास शैली में प्रवेश करें और खुशी पाएं। रात के खाने के बाद फोंग कैन ने व्यक्तिगत रूप से ट्रांग लेक येन का हाथ थामा और उसे कमरे में कुछ बार घूमने में मदद की। फिर उन दोनों ने एक बेसिन में अपने पैर भिगोए। सम्राट इस समय खुद का आनंद ले रहे थे। ट्रांग लेक येन ने अपना पैर फोंग कैन के पैर के तलवे पर रखा। महाराज के पैर वास्तव में मोटे हैं। मैंने पहले सुना था कि मोटे पैरों वाले लोगों का भाग्य मोटा होता है। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के पतले सफेद पैरों पर नजर डाली। मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। आपके पैर मोटे नहीं हैं।
लेकिन आपका भाग्य बहुत मोटा है। ट्रांग लेक येन ने यह सुना और अपने पैर की उंगलियों से फोंग कैन के पैर को धीरे से खरोंचते हुए खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट का भाग्य महान है, मैं उनके साथ हूँ, इसलिए मुझे भी इसका लाभ मिलता है। वह केवल बकवास में विश्वास करती है। कुछ लोग अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ चुपके से कान के रिम को छूते हैं। यह छोटी लड़की हमेशा अस्पष्ट और भ्रामक चीजों पर विश्वास करती है, लेकिन अंदर का दिल लोगों को इनकार करने में असमर्थ बनाता है। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। गर्म और चिकने हाथ ने धीरे धीरे उसके दिल को गर्म कर दिया। दोनों के गर्म कंबल पर लेटने का इंतजार करते हुए काओ डुक ट्रुंग और थिना ट्रुक ने सफाई की और दरवाजे की तरफ चले गए। दरवाजा बंद था। नौकरों को अभी भी अंदर की धीमी बातचीत सुनाई दे रही थी। काओ डुक ट्रुंग ने अपने पीछे दरवाजे की तरफ देखा। हाल के महीनों में सम्राट को बच्चों की परियों की कहानियां पढ़ना पसंद था, यहाँ तक कि किताबों में नोट्स लेना भी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी चियूफी के साथ कहानी के कथानक पर चर्चा कर रहे थे? भीतरी कमरे में ट्रांग लेक येन एक नरम कंबल में लिपटी हुई लेटी हुई थी और सम्राट को सफेद खरगोश और छोटे मूली काले खरगोश की कहानी सुना रही थी। हालांकि उसकी कहानी कहने की कला में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन उसका मनोबल बहुत उत्साहजनक था। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, अंत तक सुनती रही, लेकिन फिर भी सम्राट की नीरस आवाज के आगे झुक गई और सो गई। यह वास्तव में एक ऐसी परी कथा थी जो लोरी की तरह काम करती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पेट में पल रहा बच्चा इस भयानक कहानी कहने की तकनीक से प्रभावित होगा। खिड़की के बाहर साल की पहली बर्फ हल्की हल्की गिरने लगी थी। पहले से ही शांत रहने वाला हाय हुआ पैलेस अब और भी शांत हो गया था। सूंग थिएन लाओ में थिएन उयेन नगी खिड़की के सामने खड़े होकर हाय हुआ पैलेस की ओर देख रहे थे। देर हो चुकी थी, लेकिन नींद अभी भी नहीं आई थी। अगली सुबह ट्रांग लेक येन ने सम्राट को साफ सुथरे कपड़े पहने हुए देखा। यह जानते हुए कि ट्रांग लेक येन जाग रही थी, सम्राट ने उसके शरीर पर सफेद मिंक कोट को ठीक किया और कहा, बाहर बर्फबारी हो रही है, आज बाहर मत जाओ। बर्फ गिर रही है क्या? ट्रांग लेक येन ने देखने के लिए अपना शरीर थोड़ा ऊपर उठाया, पाया कि खिड़की कसकर बंद थी और कमरा गर्म था, इसलिए उसने कहा, महाराज, अदालत जाने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, मैं सावधान रहूंगी। फोंग कैन ने सिर हिलाया और हाय हुआ पैलेस से बाहर निकल गया। काओ डुक ट्रुंग, जो बाहर इंतजार कर रहा था, उसके पास आया और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, महाराज, सूंग थिएन लाओ से किसी ने अभी अभी खबर दी है कि थिएन उई नगी बीमार है और वह महामहिम से मिलना चाहता है। अगर तुम बीमार हो तो शाही चिकित्सक को बुलाओ। मैं सरकारी कामों में व्यस्त हूँ और फिलहाल नहीं आऊंगा। फोंग कैन ने ठंडे दिमाग से शाही गाड़ी पर कदम रखा, यहाँ तक कि सूंग थिएन लाओ को सांत्वना देने के लिए कोई इनाम भी नहीं दिया। काओ डुक ट्रुंग ने यह सुना, अपना सिर झुकाया, अपने दिल में समझा, थिएन उई नगी का अब कोई मूल्य नहीं था। तभी उसे पता चला, एक महिला के लिए अकेले सुंदरता पर्याप्त नहीं थी। शाही उपपत्नी झाओ को देखो, गर्भवती होने के कारण सम्राट हर दिन शीहे पैलेस में आ सकता है। यह वास्तव में एक मास्टर है। शीहे पैलेस को देखने के लिए पीछे मुड़े। महल के गेट के अंदर छोटे से नपुंसक ने जमी हुई बर्फ को हटाना शुरू कर दिया है। चांगटियन टॉवर की तुलना में शीहे पैलेस और भी अधिक जीवंत और खुशनुमा लगता है। न जाने शाही उपपत्नी कियान क्या सोचती है, इतने खूबसूरत चेहरे की क्या बर्बादी है। चांगटियन टॉवर में शाही उपपत्नी कियान ने अपनी आंखें बंद कर ली और कड़वी दवा निगल ली, उस नपुंसक को देखते हुए जो जल्दी से प्रवेश कर रहा था। क्या महामहिम यहाँ है? महाराज, नपुंसक काओ ने कहा कि सम्राट हाल ही में सरकारी कामों में व्यस्त रहे हैं और उन्हें डर है कि वे नहीं आ सकेंगे।
संदेश देने वाले खोजे ने सावधानीपूर्वक यह बात समाप्त की, फिर अपना सिर झुका लिया। सरकारी काम में व्यस्त हैं? थिएन उई नगी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मानो खुद का मजाक उड़ा रही हूं। सम्राट के पास हर दिन ही हुआ पैलेस आने का समय होता है। मेरा सोंग थिएन लाओ ही हुआ पैलेस के ठीक बगल में है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार आए, लेकिन यह आधिकारिक मामलों का झमेला बन जाता है। कमरे में मौजूद नौकरों ने थिएन उई नगी की शिकायतें सुनी। हर कोई अपने दिल में डर गया, जल्दी से घुटने टेक दिए। जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे थे वह बोल नहीं सकता था, और वे और भी अधिक सुन नहीं सकते थे। तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? थिएन उई नगी ने जमीन पर घुटने टेके लोगों की ओर देखा। उसके मुंह के कोने में एक ठंडी मुस्कान उभर आई। सभी खड़े हो जाए। यह हाय हुआ महल नहीं है। यहाँ इतने सारे लोग आपकी ओर नहीं देख रहे हैं। मालिक, रानी ने आपके लिए कोई शक्तिवर्धक दवा लाने के लिए किसी को भेजा है। पर्दे के बाहर खड़ी महल की एक दासी धीरे से बोली, रानी ने भी कहा है कि आप आराम से रहें। थिएन उई नगी ने पर्दे के बाहर महल की नौकरानी की अस्पष्ट आकृति को देखा। उसकी अभिव्यक्ति लगातार ठंडी होती जा रही थी। उसे पुरस्कृत करो। यह थोड़ा टॉनिक क्या है? उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। अब हरम में सभी ने ट्रांग लेक येन को घेर लिया, यहाँ तक कि शाही कुलीन पत्नी थुक को भी उससे बचना पड़ा। महारानी ने उसे सिर्फ अपना पुण्य मुखौटा बनाए रखने के लिए कुछ चीजें दी। कमरे में मौजूद महल की नौकरानियों और नपुंसकों ने अपने मालिक की आवाज अचानक ठंडी होते सुनी, और वे कांप उठे। जैसे ही सर्दी राजधानी में दाखिल हुई, छिटपुट बर्फबारी होने लगी। कभी कभी रात में भारी बर्फबारी होती, लेकिन अगली सुबह एक चमकदार धूप वाला दिन होता। सफेद बर्फ पर चमकती हुई तेज धूप लोगों को ज्यादा गर्म महसूस नहीं कराती थी। ट्रांग लेक येन दरवाजे के पास खड़ी थी। चमकती हुई सफेद बर्फ पर चमकती हुई धूप को देखते हुए उसने गर्म हवा की सांस छोड़ी और अपने पीछे खड़ी वैन टिच से कहा, इस महल ने सुना है कि शाही कुलीन पत्नी थीन कुछ दिन पहले बीमार थी, इसलिए उसे कुछ चीजें भेजो। महाराज, कृपया निश्चिंत रहें। फुकबाओ ने यह पहले ही कर लिया है। वान टिच ने ट्रांग लेक येन का समर्थन करते हुए कहा, इस नौकर ने सुना कि कुछ दिन पहले थीन उई नगी ने सम्राट से मिलने के लिए कहा था, लेकिन सम्राट ने मना कर दिया था। इस नौकर को डर था कि वह महारानी से नाराज हो जाएगी। क्या हरम में कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं? ट्रांग लेक येन मुस्कुराया, थोड़ा ठंडा हाथ गरम किया और इसे थिनह ट्रुक को दे दिया। नया इस्तेमाल करने के लिए ले लिया। तथ्य यह है कि वे इस महल से नाराज हैं। यह पुष्टि है कि सम्राट इस महल को महत्व देता है। इस स्थान पर जो लोग कभी दूसरों से ईर्ष्या और नाराजगी नहीं रखते हैं, वे वास्तव में दयनीय और दयनीय हैं। मुझे इस बात का डर नहीं है कि वह मुझसे नाराज हो जाएगी। मुझे तो बस इस बात का डर है कि वह मुझसे नाराज नहीं होगी। ट्रांग लेक येन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सोंग थिएन लाओ की ओर देखा। केवल आक्रोश वाले लोग ही मूर्खतापूर्ण काम कर सकते हैं, और अगर वे मूर्खतापूर्ण काम करते हैं तो हरम निश्चित रूप से उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। यून शी और टिंग झू ने यह सुना और उन्हें लगा कि वे इसे समझ गए हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद उनमें से किसी के पास इस मामले की परवाह करने का समय नहीं था, क्योंकि उन्होंने सम्राट की अनुरक्षण टीम को बर्फ में शीहे महल की ओर चलते देखा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि उनके मालिक ने जो कहा था वह समझ गए थे। हरम में रहते हुए सम्राट के पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। अगर सम्राट अपने मालिक को अपने दिल में रख सकता है, तो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कितनी भी साजिश और षड्यंत्र करे, यह बेकार होगा। सम्राट महल का सच्चा मालिक था। अगर वह वास्तव में किसी की रक्षा करना चाहता था, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। 12वें चंद्र महीने के 8वें दिन सम्राट ने सभी को स्वर्ग और पृथ्वी,
देवताओं और पूर्वजों की पूजा करने के लिए लाया। फिर महल में एक भोज का आयोजन किया। उच्च पद की रखैलें और शाही परिवार के लोग सभी शामिल हुए। शाही परिवार के सदस्यों और सम्राट द्वारा सम्मानित अधिकारियों को दोपहर से पहले 12वें चंद्र माह के 8वें दिन दलिया दिया गया था। इस समय भोज में शामिल होने वाले लोग दरबार में प्रतिष्ठित लोग थे। भोज में कई समारोह थे, इसलिए ट्रांग लेक येन को इन समारोहों में शामिल न होने का विशेषाधिकार दिया गया था। उसने रखैलों के लिए आरक्षित स्थान में प्रवेश करने से पहले भोज शुरू होने तक प्रतीक्षा की। 12वें चंद्र माह के 8वें दिन दलिया बहुत गाढ़ा पकाया गया था। इससे पहले कि वह इसे खा सके, वह पहले से ही कटोरे में मीठी सुगंध सूंघ सकती थी। उसके पास खड़ी नौकरानी ने पहले चखने के लिए एक चम्मच उठाया। थोड़ी देर इंतजार करने और यह देखने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, ट्रांग लेक येन ने दलिया खाने के लिए चम्मच उठाया। दलिया के कटोरे के नीचे एक छोटा बर्तन था, इसलिए दलिया अभी भी काफी गर्म था, लेकिन ट्रांग लेक येन को अभी भी भूख नहीं थी। जब से वह गर्भवती हुई है, उसका स्वाद खट्टा और मसालेदार था, लेकिन उसे डर था कि भ्रूण गर्म हो जाएगा, इसलिए उसे हर दिन हंस के अंडे का सूप का एक छोटा कटोरा खाना पड़ता था, लेकिन कम से कम स्वाद उसे पसंद था, इस चिकना दलिया की तुलना में बहुत अधिक सुखद। औपचारिकता के लिए कुछ चम्मच खाने के बाद छोटे पैन में ज्यादा कुछ नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि भोज की व्यवस्था करने वाले लोगों ने पहले से ही उसका स्वाद परखा था, इसलिए उन्होंने केवल दिखावे के लिए थोड़ा दलिया उठाया। चीनी मिट्टी के बर्तन चम्मच को नीचे रखते हुए ट्रांग लेक येन ने थिनर ट्रुक द्वारा पेश की गई चाय का कप लिया, अपना मुंह धोया, उसे साफ किया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। भोज समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। दलिया आपके स्वाद के अनुसार नहीं है, महाराज। ट्रांग लेक येन को इस हालत में देखकर लेडी तुओंग ने अपनी आवाज कम कर दी और चिंतित होकर पूछा, या क्या मुझे आपकी परेशानी कम करने के लिए किसी से खुबानी की एक प्लेट लाने के लिए कहना चाहिए? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ट्रांग लेक येन ने तुओंग क्वी टैन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना है कि मुझे इन दिनों चिकनाई वाली चीजें पसंद नहीं हैं। जब मैं महल वापस आऊंगा तो मैं रसोई से कुछ व्यंजन बनाने के लिए कह सकता हूँ। उपपत्नी तुओंग भी जानती थी कि उसे भोज में बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, यह भी अच्छा है। अगर महाराज की तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी वापस चले जाए। मुझे यकीन है कि महाराज को कोई आपत्ति नहीं होगी। बस अपना ख्याल रखना। अब जबकि लेडी तुओंग ट्रांग लेक येन के पीछे है, तो वह निश्चित रूप से नहीं चाहती कि ट्रांग लेक येन और उसकी मां के साथ कुछ भी असामान्य घटित हो। आने से पहले मैंने कुछ खाया था, अब मुझे भूख नहीं है। ट्रांग लेक येन ने ऊपर बैठे सम्राट और महारानी की ओर देखा। आज बर्फबारी हो रही है, इसलिए महामहिम शायद सभी को भोज में अधिक देर तक नहीं रोकेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने नीचे देखा कि श्रीमती ट्रांग कहाँ बैठी थी। हालांकि वह उनका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि कभी-कभी उन महिलाओं की नजरें उसकी ओर देख रही थी। यह अफसोस की बात है कि इस शरीर के मूल मालिक की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जिससे एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार बर्बाद हो गया। भोज समाप्त होने के बाद फोंग कैन खड़ा हुआ, अधिकारियों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, समय हो रहा है, आप सभी को घर जाना चाहिए। पीछे खड़े काओ डुक ट्रुंग ने यह सुना, एक कदम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में कहा, घुटने टेको। बैठे हुए सभी अधिकारी घुटने टेक कर बैठ गए। महान हॉल पूरी तरह से शांत था। ट्रांग लेक येन को सम्राट द्वारा घुटने टेकने से छूट दी गई थी और वह सिर्फ एक तरफ खड़ी थी, अपना सिर झुकाए और आहें भर रही थी। यह शाही शक्ति की शक्ति थी। अपना सिर ठोक लो। फिर से दस्तक। ऊपर जाना।
सम्राट अमर रहे, सम्राट अमर रहे, सम्राट अमर रहे। दरबारियों ने नियमों के अनुसार सम्राट और रखैलों को विदा करने के लिए घुटने टेके, फिर खड़े हुए और धीरे धीरे चले गए। मैडम ट्रांग ने अपनी बहू का हाथ थामा और गाड़ी में बैठने से पहले उसने महल की ओर लालसा से देखा। अब जब रखैल चियू गर्भवती है तो मुझे आश्चर्य है कि महल में जीवन कैसा होगा। उस साल जब ट्रांग उयेन थान महल में दाखिल हुआ था तो वह फूहड़ भी कुछ दिनों तक जंगली रही थी। अब वे दोनों मर चुके हैं, लेकिन उसकी बेटी इस कीचड़ भरे पोखर में फंसी हुई है जिसे हरम कहते हैं। माँ, कृपया ज्यादा चिंता न करें। कुछ दिन पहले जब मैं भोज में शामिल होने के लिए नगीम निन्हबा की हवेली में गया था तो मेरे साथ बैठी सभी महिलाएं मेरे साथ बहुत विनम्र थी। यह सब कॉन्सुबिन चियू की बदौलत था कि मुझे इतना सम्मान मिल सका। ट्रांग परिवार की बहू ने अपनी सास को गाड़ी में चढ़ने में मदद की और फिर खुद भी गाड़ी में चढ़ गई, पर्दा उठाकर ताकि वह शाही महल देख सके। अब जब महारानी गर्भवती हैं और सम्राट उनसे प्यार करते हैं तो मां निश्चिंत हो सकती हैं। सम्राट के दिल की थाह पाना मुश्किल है। आज के एहसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कौन जानता है कि कल क्या होगा। हरम में लोगों के दिल जटिल हैं। महाराज का स्वभाव सरल और मासूम है। उस समय एक बार सम्राट ने भी आपको तिरस्कृत किया था। मुझे बस डर है। वह कोई दुर्भाग्यपूर्ण शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह केवल आह भर सकती थी, पर्दा गिराओ। जितना मैं देखती हूँ उतना ही असहज महसूस करती हूँ। जब तक महाराज सुरक्षित है मैं कुछ और नहीं मांगूंगी। ट्रांग बहू ने आज्ञाकारी ढंग से पर्दा नीचे किया और कुछ शब्दों से अपनी सास को सांत्वना दी। जब उसकी शादी ट्रांग परिवार में हुई तो यह भाभी पहले ही महल में प्रवेश कर चुकी थी और यह कहा जाता था कि उसका स्वभाव कोमल नहीं था। उस समय जब इस साली के पतित होने की खबर फैली तो पूरा महल भयभीत हो गया। केवल ससुर की एक रखैल ही खुलेआम खुशी मना रही थी। बाद में उसे पक्ष में बहाल किया गया और महल ने भी अपनी सास को शांति दी। सम्राट का इनाम। हालांकि इनाम ज्यादा नहीं था। जो व्यक्ति डिक्री की घोषणा करने के लिए आया था वह सम्राट के करीबी यूएनयूसी था और जी पैलेस के लोग भी थे। प्रभु को एक संदेश पर मैडम ट्रांग ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और कहा, हमारी लेडी ने आपको बहुत याद किया है। हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि आप महारानी को हमारा अभिवादन बताएं। जब तक महारानी स्वस्थ और खुश हैं, हम निश्चिंत रहेंगे। फुगबाओ ने देखा कि श्रीमती ट्रांग की आंखें लाल थीं, इसलिए उसने जल्दी से कुछ शब्दों के साथ उन्हें सांत्वना दी। उसके बगल में बैठा हिजड़ा काओ डुक ट्रुंग का शिष्य था जो शाही आदेश की घोषणा करने आया था। वह बस मुस्कुराया, कोई अहंकार नहीं दिखाया। वह खड़ा हुआ और बोला, मैंने सुना है कि ट्रांग दाई नहान के घर के बगीचे में एक बहुत ही सुंदर बेर का पेड़ है। क्या मैं आकर थोड़ी देर के लिए उसकी प्रशंसा कर सकता हूँ? यह उन्हें निजी तौर पर बात करने का मौका देने के लिए था। ट्रांग दाई नहान ने जल्दी से ट्रांग दाई थियुजिया से कहा कि वह मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से बगीचे में ले जाए और यहाँ तक कि उसे पैसों से भरा एक भारी बैग भी दिया। ट्रांग परिवार बहुत विनम्र था। उन्होंने फुगबाओ से उन चीजों के बारे में नहीं पूछा जो नहीं पूछनी चाहिए। उन्होंने केवल ट्रांग लैकयेन के दैनिक जीवन के बारे में पूछा। क्या महल में कोई परेशानी पैदा कर रहा है? क्या उसके गर्भ में भ्रूण स्वस्थ है? फुगबाओ ने विनम्रता से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया, फिर कहा, कल रात सम्राट महारानी के घर पर थे। उन्होंने कहा कि महारानी ने अपने माता पिता को लंबे समय से नहीं देखा है और यह भी कहा कि आप लोगों ने महारानी का पालन पोषण करने में बहुत अच्छा काम किया है। आज सुबह उन्होंने आपको एक इनाम दिया और यहाँ तक कि विशेष रूप से इस नौकर को आपके साथ रहने दिया। यह सम्राट की कृपा है।
मैडम ट्रांग ने चुपके से फुकबाओ को नोटों का एक बंडल थमा दिया। सम्राट महारानी को अपना आशीर्वाद मानते हैं। पूरा ट्रांग परिवार सम्राट को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहता है। मैं नपुंसक से कहना चाहूंगा कि वे इन्हें महारानी को हस्तांतरित कर दें। महल में खर्चे कम नहीं हैं। कृपया खुद को कष्ट न दें। हालांकि वह जानती थी कि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी माँ उसे कुछ और चीजें देना चाहती थी ताकि वह सहज महसूस कर सके। फुकबाओ मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे स्वीकार करना पड़ा। थोड़ी देर बात करने के बाद फुकबाओ खड़े हुए। मेरे स्वामी, मेरी महिला, इस नौकर को भी महल में वापस जाना चाहिए। बहुत लंबे समय तक रहना अच्छा नहीं है। लॉर्ड ट्रांग और मैडम ट्रांग उन्हें रोक नहीं पाए, इसलिए उन्हें खुद ही समूह को हवेली से बाहर ले जाना पड़ा। गाड़ी को दूर जाते देख मैडम ट्रांग की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। शाही उपपत्नी झाओ के मातृ परिवार को सम्राट द्वारा पुरस्कृत किए जाने की खबर पूरे महल में बहुत तेजी से फैल गई थी। अन्य उपपत्नियां ईर्ष्यालु और जलनशील दोनों थीं, लेकिन उनके दिल दूसरों की तरह अच्छे नहीं थे और सम्राट के दिल को नियंत्रित करने के उनके तरीके भी उतने अच्छे नहीं थे। सम्राट इस तरह ट्रांग लेक येन का पक्ष लेने को तैयार थे, इसलिए वे केवल ईर्ष्या से उसे देख सकते थे। नए साल की पूर्व संध्या पर ट्रांग परिवार को सम्राट द्वारा फिर से फुक शब्द और भाग्यशाली भोजन से पुरस्कृत किया गया। महल में सभी के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब ठीक है वाला भाव था और महल के सभी नौकरों ने हाय हुआ महल के लोगों के साथ शिष्टाचार से पेश आने की पूरी कोशिश की। नए साल के पहले दिन महल के 3 सबसे बड़े स्वामियों को सभी का सम्मान मिला। चूंकि झुआंग लुओयान का पेट लगातार बड़ा होता जा रहा था, इसलिए उसे ज्यादातर गतिविधियों को छोड़ने की विशेष अनुमति दी गई थी। यहाँ तक कि घुटने टेकने की रस्म से भी छूट दी गई थी, बशर्ते वह अंतिम सभा में उपस्थित हो जाए। यह पर्याप्त होगा। कुलीन परिवारों के सभी अधिकारी सम्राट की चिंताओं को समझते थे। अब चूंकि उनके वंशज बहुत कम थे, शाही उपपत्नी झाओ गर्भवती थी और सम्राट की कृपा पात्र और उच्च कुल की थी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वे इस बच्चे का और भी अधिक सावधानी से ख्याल रखेंगे। अगर यह भ्रूण राजकुमार होता तो झुआंग परिवार निश्चित रूप से भविष्य में बहुत तेजी से आगे बढ़ता। झुआंग लुओयान ने अखरोट और मूंगफली के साथ पकाए गए दूध का एक कटोरा पकड़ा और उसे छोटे छोटे घूंटों में पी लिया। काफी देर बाद उसने केवल आधा कटोरा ही खाया था। उसने खिड़की के बाहर बर्फीले तूफान को देखा, थोड़ी अधीरता से कटोरा नीचे रख दिया। इसे साफ करो। वैन टीच एक तरफ खड़ा था, जल्दी से कटोरा महल की एक नौकरानी को सौंप रहा था और फिर ट्रांग लेक येन के पीछे कुशन को सावधानी से ठीक कर रहा था। क्या कुछ असुविधाजनक है, महाराज? सब ठीक है। ट्रांग लेक येन ने खुद को सहारा दिया और धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसके पेट में भ्रूण बड़ा होता जा रहा था और उसकी दैनिक गतिविधियां अधिक से अधिक असुविधाजनक होती जा रही थी। रात में भ्रूण हिल नहीं पाता था और वह ठीक से सो नहीं पाती थी। दिन के समय वह लंबे समय तक बैठ नहीं पाती थी या लंबे समय तक सो नहीं पाती थी। उसके हाथ और पैर सूजे हुए नहीं थे, लेकिन उसे अभी भी समय समय पर ऐंठन होती थी, जिससे उसे दर्द से रोना आता था। हाल ही में रसोई में उसे पोषण देने के लिए लगातार सभी प्रकार के बोन सूप उबाले जा रहे थे, जिससे वह इतना सूप पी गई कि उसे उल्टी आने लगी। आज नए साल का सिर्फ 3रा दिन था, लेकिन उसे जो महसूस हुआ वह नए साल की खुशी नहीं थी, बल्कि उसके दिल में एक अकथनीय उदासी थी। यूनशी जानती थी कि गर्भवती महिलाएं आसानी से नाराज हो जाती हैं, इसलिए उसने सावधानी से ज़ुआंग लुओयान का समर्थन किया। महाराज, इस नौकर ने सुना है कि महल में कुछ नए जादूगर हैं।
क्यों न हम उन्हें कुछ समय के लिए आपके लिए प्रदर्शन करने के लिए मुख्य हॉल में बुलाएं? कोई बात नहीं। ट्रांग लेकयेन ने अपने दिल में निराशा की भावना को दबाने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। वैन तिच को जाने दिया और सब कुछ व्यवस्थित करने दिया। एक पल बाद जादूगर आ गए। ये सभी लोग होशियार थे। उन्हें पता था कि चियूफी गर्भवती थी। उन्होंने अजीबोगरीब पोशाकें पहनी थी, खतरनाक करतब नहीं दिखा रहे थे, बल्कि केवल कुछ दिलचस्प लोक करतब दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद चियूफी को उनसे खुश होते देख पूरा समूह प्रदर्शन करने में और भी अधिक उत्साहित हो गया। संगीत महल में कई गायक, नर्तक और अन्य विधाओं के कलाकार हैं। अगर उनके प्रदर्शन की प्रशंसा गुरुओं द्वारा की जाती है तो यह एक बड़ा आशीर्वाद है। उनके जैसे जादूगर, जिनके कौशल को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, अब शाही उपपत्नी झाओ की नजर में आने में सक्षम हैं। वे गर्वित कैसे न हों? लोक जादूगर हमेशा शाही दरबार के जादूगरों की तुलना में अधिक शांत और अधिक जीवंत प्रदर्शन करते हैं। एक नाटक देखने के बाद ट्रांग लेकयेन का मूड बहुत बेहतर हो गया। उसने नेता से कहा, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब आप वापस जाएं, तो कुछ और दिलचस्प करतबों के बारे में सोचें। अगली बार मैं आप लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाना चाहती हूँ। नेता ने यह सुना और बहुत खुश हुआ। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और लगातार अपना आभार व्यक्त करने के लिए झुकता रहा। झुकना बंद करो, तुमने भी बहुत कुछ सहा है। ट्रांग लेकयेन ने उन्हें खड़े होने का संकेत दिया। वैन तिच से कहा कि उन्हें कुछ चांदी इनाम में दे। फिर आगे कहा, पहले जब मैं महल के बाहर था तो मैं कई जादूगरों से भी मिला था जो पैसे बनाने के लिए भाग्य का इस्तेमाल करते थे। इसमें जो दुख है उसे हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। ट्रांग लेकयेन की यह बात सुनकर सभी कारीगर उत्साहित हो गए और हकलाते हुए सोचने लगे, यह शाही उपपत्नी चिएउ इतनी कोमल और दयालु है। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट उस पर इतना एहसान करता है। महाराज, अभी अभी खबर आई है कि शाही कुलीन पत्नी शू के बड़े भाई को सम्राट ने काल कोठरी में बंद कर दिया है। इस समय थिना ट्रुक जल्दी से चलकर आया, हांफते हुए और बोला, इस समय शाही उपपत्नी थुक्कियेन चिन्ह महल के सामने घुटने टेककर सम्राट से मिलने की इच्छा जता रही है। क्या? ट्रांग लेकयेन खड़ा हो गया। थिना ट्रुक को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। थुक्वीफी का केवल एक बड़ा भाई था, जिसने अपने बड़े भाई की निंदा करने के लिए एक स्मारक प्रस्तुत किया था। सम्राट ने अचानक उसे जेल में क्यों डाल दिया? अभी टेट का तीसरा दिन है और अभी तक दरबार भी नहीं खुला है। इस लॉर्ड टू ने ऐसी कौन सी भयंकर गलती की है कि सम्राट को ऐसा आदेश देने के लिए उकसाया जा रहा है? थिना ट्रुक के पहले शब्द सुनने के बाद जादूगरों ने जल्दी से बाहर जाने को कहा, जिससे कमरे में केवल ट्रांग लेकयेन के लोग ही रह गए। वह चिंता में डूब गई। लगभग एक साल से सुपरिवार में अहंकार बढ़ता जा रहा था, लेकिन यह अनुचित होने की स्थिति तक नहीं पहुंचा था। अगर सम्राट अचानक सुपरिवार के किसी व्यक्ति पर हमला करता तो यह शाही उपपत्नी शू के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा होता। हरम में स्थिति निश्चित रूप से बहुत बदल जाएगी। किएन चीन महल से कोई समाचार? ट्रांग लेकयेन ने धीरे से अपनी भौहें ढीली की। कैनओंग महल में भी क्या अभी भी कोई हलचल है? यह खबर पूरे महल में फैल गई है, लेकिन सम्राट ने शाही कुलीन पत्नी थुक से मिलने से इनकार कर दिया है। महारानी की ओर से कोई हलचल नहीं हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के नौकर शायद ही कभी वहाँ जाते हैं। ट्रांग लेकयेन ने यह सुना, एक क्षण विचार किया और फिर बोला, तुम हमारे लोगों से कहो, लापरवाही से मत बोलो, इधर उधर बेतरतीब ढंग से मत घूमो। जो कोई भी गलत काम करेगा उसे ट्रांग तिन महल में वापस भेज दिया जाएगा। महाराज, चिंता न करें, फुकबाओं ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं। थिना ट्रुक थोड़ा झिझका, फिर बोला,
एक और बात है, अभी अभी इस सेवक ने सबसे बड़े राजकुमार को बाहर देखा और स्पष्ट रूप से सबसे बड़े राजकुमार को शाही कुलीन पत्नी थुक का मजाक उड़ाते और उसे उकसाते हुए सुना। प्राचीन काल से ही कुलीन पत्नी हियन और कुलीन पत्नी थुक कभी एक पक्ष में नहीं रहे हैं। सबसे बड़े राजकुमार का लालन पालन कुलीन पत्नी हियन की गोद में हुआ था, इसलिए निश्चित रूप से वह उनसे प्रभावित होगा। हालांकि क्या सबसे बड़ा राजकुमार इस समय ऐसे शब्द इसलिए कह रहा था क्योंकि किसी ने उसे उकसाया था या वह बस अधीर था? प्रथम राजकुमार का हमसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? ट्रांग लेक येन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। इस समय कई लोग मुश्किल हालात में मछली पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं। यूं शी और टिंगझू थोड़ा कांप उठे और धीमी आवाज में जवाब दिया। पहले चंद्र महीने के चौथे दिन शाही कुलीन पत्नी शू ने दूसरी बार सम्राट से मुलाकात की। क्यानझेंग पैलेस के सामने घुटने टेक कर दर्द से विनती की और आखिरकार सम्राट ने उसे भगा देने का आदेश दिया। पहले चंद्र महीने के छठे दिन दरबार खुला और सम्राट ने किसी को अंकिंग पैलेस की रखवाली के लिए भेजा। शाही कुलीन पत्नी शू महल छोड़ने में असमर्थ थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह अभी भी अंकिंग पैलेस के मुख्य द्वार पर घुटने टेक रही थी और बेहद दयनीय दिख रही थी। पहले चंद्र महीने के 7वें दिन भारी बर्फबारी रुकने लगी थी और रखैलें अपना सम्मान देने के लिए जिंगयांग पैलेस आईं। सू परिवार की केवल पत्नी सू आई और सबसे प्रमुख शाही कुलीन पत्नी शू ने बीमार होने की सूचना दी और नहीं आई। झुआंग लोयान एक नक्काशीदार कुर्सी पर बैठी थी और अपने चारों ओर रखैलों की चर्चा, विचार और बिना बोले सुन रही थी। मुझे लगता है कि शाही कुलीन पत्नी शू का मूड इस समय बहुत अच्छा नहीं है, शाही कुलीन पत्नी यान ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या पत्नी सू शाही कुलीन पत्नी शू से मिलने आएंगी? उपपत्नी येन को कुछ समय पहले ही नजरबंदी से रिहा किया गया है, फिर भी उसका शिष्टाचार ठीक क्यों नहीं है? ट्रांग लेक येन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखों के कोने येन क्वी टैन की ओर मुड़े। वह स्पष्ट रूप से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके मन में तिरस्कार की झलक थी। या क्या मुझे रानी से कहना चाहिए कि वह उसे कुछ और दिनों के लिए कैद कर ले? आप उपपत्नी येन का चेहरा बदल गया, लेकिन वह ट्रांग लेक येन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हैसियत या एहसान के मामले में वह दूसरी पार्टी जितनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा उस समय उसे इसलिए सजा दी गई थी क्योंकि उसने जानबूझकर ट्रांग लेक येन को परेशान किया था। अब दूसरी पार्टी को ऊपर से नीचे देखते हुए वह गुस्से से भर गई, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उपपत्नी चिऊ सही कह रही है, तुम एक छोटी उपपत्नी हो, फिर भी तुम उपपत्नी के मामलों पर चर्चा करने की हिम्मत करती हो। तुम वास्तव में शिष्टाचार का पालन नहीं करती हो। रानी ने चाय का घूंट लिया। ऐसी स्थिति में 1 महीने के लिए कार्ड हटाना फटकार माना जाएगा। ट्रांग लेक येन मुस्कुराई, रानी की ओर मुड़ी, अपना सिर झुकाया और कहा, महारानी, कृपया निष्पक्ष रहें। तू नगीतो ने यह दृश्य देखा। उसे इस बात से नफरत थी कि शाही उपपत्नी येन ने इतनी कठोरता से बात की, और इस बात से भी नफरत थी कि इस मामले को ट्रांग लेक येन की मदद से दबाया गया। अंत में उसने केवल कुछ गहरी सांसें ली। एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। महारानी ने नीचे बैठे लोगों की ओर देखा, मेहमानों को विदा करने के लिए अपना चाय का प्याला उठाया। आज भी ठंड है, आप सभी को वापस चले जाना चाहिए। सभी लोग एक एक करके चले गए। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो शाही कुलीन पत्नी यान के आसपास एक भी उपपत्नी नहीं थी। जुआंग लुओयान को गाड़ी में चढ़ते और जाते हुए देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या उसके पेट में मांस का एक अतिरिक्त टुकड़ा नहीं है? वह अकेली है जो गाड़ी में सवार होती है। और कौन पालकी में नहीं बैठेगा?
यहाँ तक कि शाही कुलीन पत्नी जियान भी इतनी घमंडी नहीं होगी। आसपास खड़े लोगों ने यह सुना और जल्दी से दूर चले गए। छोटी महल की नौकरानी जो उसके हाथ को सहारा दे रही थी, डर के मारे और भी सफेद हो गई। गाड़ी सम्राट की ओर से एक इनाम थी। अगर मालिक ने ऐसा कहा, तो क्या वह सम्राट के शाही फरमान को दोष नहीं दे रही होगी?